नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आदिवासी समाज की रस्मों के बारे में, रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में और खास तौर पर नियम कायदों के बारे में। किस तरह के नियम कायदे कि आदिवासी समाज में शादी को लेकर, विवाह को लेकर, अगर तलाक होता है उसको लेकर, दत्तकता, बच्चे को गोद लेना हो, भरण पोषण, संरक्षकता, कैसे संरक्षण का अधिकार तय होता है, इस बारे में किस तरह के नियम कायदे हैं। और इस बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत से कानून हैं हिंदुओं के जो आदिवासी समाज पर लागू नहीं होते। मसलन जो हिंदू विवाह अधिनियम है साल 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दत्तकता और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू वयस्कता और संरक्षण अधिनियम 1956, ये तमाम कानून आदिवासी समाज पर लागू नहीं होते। इस भारत में 750 के आसपास करीब आदिवासी समाज के लोग हैं, जनजातियां हैं, लेकिन उनके इन मसलों पर, मतलब शादी विवाह तलाक, शादी विवाह तो एक ही, शादी विवाह और तलाक और भरण पोषण, वयस्कता, संरक्षण, इनको लेकर उनके अपने जो बरसों से चले आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से जो रिवाज परंपराएं चली आ रही है, वो नियम ही लागू होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग किस तरह के जो रस्म है, रिवाज हैं, किस तरह के नियम कायदों का पालन होता है। जनजातियां देश में बहुत सारी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे गोंड समाज के बारे में। गोंड समाज में सबसे पहले हम सिलसिलेवार बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विवाह के बारे में। गोंड समाज में विवाह का सबसे पहला नियम है गोत्रों को लेकर, सगा देवों को लेकर। गोंड समाज में 12 जो सगा देव हैं, 1 से लेके 12 तक, उसमें 1 से लेके 7 तक 100 गोत्र हैं एक देव के अंदर में। उसके बाद जो बाकी के 5 हैं उसमें 10-10 करके ऐसे 50। तो पूरा गोंड समाज 750 गोत्रों में विभाजित है। उसमें विवाह का सबसे बड़ा नियम यह है कि सम गोत्र सम सगा देव का विवाह विषम संख्या से होता है। यानी अगर एक देव वाले कोई व्यक्ति हैं, उनका अगर विवाह के लिए अगर देख रहे हैं तो वहां पर सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही विवाह तय हो सकता है। विषम का सम के साथ, सम का विषम के साथ। और ये नियम बहुत ज्यादा जरूरी है गोंड समाज में। अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर पंचायत दंड तो लगाती लगाती है, साथ ही गोंड समाज से बाहर भी कर दिया जाता है। ये सब जो मैं आपको नियम कायदे बता रहा हूं, सबसे पहले बीच में आपको रोक के बता दूं, ये मोती रावण कंगाली जो गुरु है उनकी किताब है गोंडी पुनेम दर्शन। इसके रेफरेंसेस से हमने ये सारी चीजें ली हैं। इसके अलावा जो गोंड समाज के अलग अलग भूमिका हैं, जो गुरु हैं, जो धर्म को प्रचारित करते हैं, धर्म की बातें जब लोग उनसे पूछने जाते हैं नियम कायदों के बारे में, उनसे बातचीत करने के आधार पर मैंने कुछ नियम जो उनसे पूछकर इस किताब का रेफरेंस लेकर वो तैयार किए, उस बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि विवाह सम और विषम के बीच में होगा, ये बहुत बड़ा और अनिवार्य नियम है। इस नियम का पालन न करने पर पंचायत दंड तो देती ही देती है, गोंड समाज से बाहर भी कर दिया जाता है। गोंड समाज में लड़के की शादी की उम्र 20 साल है, लड़की की 18 साल है। और वैसे कानून में भी 21 साल लड़के की, 18 साल लड़की की, तो उसी के आसपास लगभग 18 साल लड़के की, 20 साल लड़के की उम्र है। अगर कहीं किसी कारणवश किसी लड़की का विवाह 18 से कम उम्र में कर दिया जाता है तो फिर उसके माता पिता, जो बोरोना है, गोना के लिए माता पिता अपने घर ले जाते हैं, और जब लड़की कन्या की उम्र 18 साल हो जाती तब वापस उसे ससुराल में छोड़कर चले जाते हैं। गोंड समाज में शादी में मर्जी पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। लड़का या लड़की जिनकी भी शादी हो, दोनों की उस शादी के लिए मर्जी होना, मंजूरी होना बड़ा जरूरी है। अगर जबरदस्ती विवाह किया जाएगा इस तरीके का, तो उसका जो जिम्मेदार होगा उस पर पंचायत के दंड के वो पात्र होते हैं। एक और खास बात है कि गोंड समाज में लड़की की बारात ले जाने की परंपरा है। वो इसीलिए क्योंकि लड़की को कुल वधू माना जाता है, जिस घर में विवाह हो रहा है उस कुल की वधू माना जाता है। इसलिए वहां के देवों के सामने साक्षी मानकर वो विवाह हो, ये जरूरी होता है। इसलिए लड़की की बारात लड़के के घर जाती है, वहां देवों के समक्ष शादी होती है, उसके बाद वो लड़की उस घर की कुल वधू बन जाती है। इसके अलावा गोंड समुदाय में अंतर सगा, यानी जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सम संख्या वाले देवों के बीच आपस में विवाह नहीं हो सकता, विषम संख्या वाले देवों के बीच आपस में विवाह नहीं हो सकता, उसमें जो गोत्र आते हैं। इसके अलावा अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह में भी गोंड समाज में पूरी तरीके से वर्जित है। इस नियम का उल्लंघन कोई स्त्री करे, कोई लड़की करे, कोई लड़का करे, वो दोनों सामुदायिक अपराधी होने के साथ साथ पंचायत के दंड के भागीदार भी होते हैं। अंतर जातीय विवाह यानी गोंड समाज से इतर किसी और समाज में अगर विवाह होता है, मतलब आदिवासी समाज को छोड़कर अगर कहीं अंतर जातीय विवाह होता है या फिर किसी दूसरे धर्म में विवाह होता है, तो इसको लेकर ऐसे करने वाली खास तौर पर स्त्री के लिए नियम यह है कि उसके सामाजिक
और संपत्ति के अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गोंड समाज उन्हें समाज से बाहर कर देता है। उनका मरता जीती खा लेते हैं, जो कहते हैं अंतिम संस्कार उनका जो रस्म है वो कर देता है, वो उनके लिए मर गए। तो उस और साथ साथ उस स्त्री को अपने पिता के कुल गोत्र का प्रयोग इस्तेमाल करने का भी कोई अधिकार नहीं रहता है। और अगर कोई पुरुष अंतरजातीय अंतर धार्मिक विवाह करता है, उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाता है। उसे समाज में तब ही मिलाया जाता है जब वो गैर जाति गैर धार्मिक स्त्री से संबंध तोड़ लेता है, पंचायत से माफी मांगता है और शामिल करने की प्रार्थना करता है कि मुझसे गलती होगी, मुझे वापस गोंडी बोने में शामिल किया जाए। तब उसे पंचायत के साथ साथ देवी देवताओं को भी दंड देना होता है, और ये देने के बाद जब मंजूरी होती है पंचायत की, तब वापस उसे गोंडी बोने में शामिल किया जाता है। विवाह के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लड़की जो है पुत्रवधू नहीं कुलवधू बनकर जाती है। अगर पति का देहांत हो जाता है तब भी वो विधवा नहीं कहलाती। उसका पाठ उसके जो परिवार में उसका देवर हो, अगर वो सज्ञान हो तो उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है, कोई और ऐसा सज्ञान पुरुष हो उसके साथ कर दिया जाता है। अगर वो भी नहीं हो तो उसी गोत्र में कोई अगर पुरुष हो तो उससे भी उसका विवाह कर दिया जाता है, लेकिन वो कुलवधू अपने इसी घर की बनी रहती है। अगर उस कुलवधू का जो स्त्री है अगर उसका निधन होगा तो उसके अंतिम संस्कार इसी घर में होंगे, भले ही गोत्र में किसी और के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। इसमें जो है कुल के बड़े बुजुर्गों और पंचायत की इजाजत लेनी होती है, अगर स्त्री अगर कहीं और दूसरे कुल में विवाह करना चाहे तो। पति के निधन के बाद अगर ससुराल में कोई बुरा सलूक करता है, क्योंकि वो कुलवधू होती है, तो वो भी पंचायत के दंड का भागीदार होता है। ये भी इसका एक नियम है। उसका विवाह किसी और गोत्र में किसी और युवक के साथ करना हो तो उसमें भी उसकी मंजूरी का बड़ा जोर है। मंजूरी होना स्त्री की बहुत जरूरी है। अगर मंजूरी होगी तभी उसका विवाह गोत्रों में कहीं और हो सकता है, या परिवार में भी अगर देवर से भी विवाह करना है तब भी उसकी मंजूरी होना जरूरी है। अगर वो नहीं चाहती है तो चांदी की जो चूड़ियां हैं उसको पहनाकर उसका पाठ लगा दिया जाता है और वो जिंदगी भर सुहागनी रहती है। ये अगर इसके अलावा कुछ और जो नियम है, अगर कोई किसी को छोड़ देता है, मान के चलिए कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाती है, तो पंचायत पूरे विवाह के खर्च की राशि को तय करती है और जो व्यक्ति के साथ वो पत्नी गई है उससे पूरा खर्च जो है उसको पति को देना पड़ता है। जिस व्यक्ति के साथ वो स्त्री गई है उसको पूरा खर्च जो उसका पहला पति उसको देना होता है। फिर भी ऐसा करने वाला व्यक्ति सामुदायिक अपराधी और पंचायत के दंड का पात्र होता है। इसी तरह अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ता है तो यह भी सामाजिक अपराध है। ऐसा करने पर भी स्त्री अपने कुल की संपत्ति ताउम्र जिंदगी भर उसका इस्तेमाल कर सकती है, उसका उपभोग कर सकती है। हालांकि बेच नहीं सकती, लेकिन जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वो उस संपत्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकती है, भले ही उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो। इसी तरह कोई स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाती है, मायके चली जाती है और वापस आने के लिए तैयार नहीं होती, कोई जायज वजह नहीं होती है, तब उसके माता पिता भी पंचायत के दंड के भागीदार होते हैं। अब एक बात जो कहते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो एक विवाह जो होता है उसका तलाक होने के बाद ही आप कोई दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है। यहाँ नियम अतर है और ये परंपराएं हैं, इसलिए बरसों से चली आ रही हैं। इसलिए जो चीजें हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें वर्जित हैं, जो अपराध है कानूनन बहु विवाह कह सकते हैं, वो आदिवासी समाज में हो सकता है। इसको लेकर जो नियम है उसमें ये नियम है कि प्रथम विवाह से अगर संतान नहीं होती है, पति अपनी पत्नी के सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है। यहां पे भी सहमति की बात है, सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन अगर पत्नी सहमति ना दे तो पति पंचायत का दरवाजा खटखटा सकता है, वहां पर सारी उसकी बातें सुनी जाएंगी और अगर पंचायत को लगेगा ऐसा करना जरूरी है तो पंचायत इजाजत दे सकती है। ऐसे में पति पत्नी का विवाह विच्छेद नहीं होता है, यहाँ पे तलाक नहीं होता है, वो अपने घर की कुलवधू बनी रहती है, एक और महिला से स्त्री से वो विवाह कर लेता है ताकि संतान हो, उनका वंश आगे बढ़ सके। इसलिए एक पत्नी के रहते हुए वो वैसे दूसरी जो स्त्री है उससे भी विवाह कर सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में ऐसा भी है कि अगर पहली पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर वो घर संभालने में सक्षम नहीं है, तो पत्नी की सहमति से, या अगर पत्नी सहमति ना दे तो पंचायत की इजाजत से फिर वो किसी और स्त्री से विवाह कर सकता है। लेकिन पहली पत्नी कुलवधू बनी रहेगी, उसके पूरे अधिकार रहेंगे, वो अपने कुल की संपत्ति का पूरा उपभोग कर सकती है और कुलवधू वही कहलाएगी, अपने मरते तक वो कुलवधू कहलाएगी, भले ही वो दूसरी शादी किसी और से कर ले। इसके अलावा तलाक को लेकर, अब ये तो मैंने बहुविवाह की बात हो गई, विवाह, उसके बाद बहुविवाह किस परिस्थितियों में किस हालात में कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात तलाक की, पति पत्नी का अगर विवाह विच्छेद किन स्थितियों में हो सकता है।
पति या पत्नी में चारित्रिक दोष होने पर वो एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। पहली शर्त ये है, अगर चारित्रिक दोष हो, एक विवाह बंधन में रहते हुए अगर स्त्री का किसी और पुरुष से, पुरुष का किसी और स्त्री से अगर संबंध हो, तो वो एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। विवाह विच्छेद के लिए पंचायत की अनुमति यहाँ पर जरूरी है। पंचायत के सामने बात होगी, पंचायत की राय के बाद ही विवाह विच्छेद होगा, और अगर बिना ऐसे हुए होता है तो फिर दोनों पंचायत के दंड के भागीदार होते हैं। दूसरा, किसी दूसरी स्त्री या पुरुष से संबंध बनाने वाले सामाजिक अपराधी होते हैं। ऐसे पुरुष और स्त्री पंचायत दंड के पात्र होते हैं। हाँ, चाहे तो ये पहले वाले ही क्लॉज को मैं बता रहा हूं, पंचायत से राय लेकर वो विवाह विच्छेद कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हालात हैं, ये है। दूसरा जो क्लॉज है, कब हो सकता है? पति के गलत बर्ताव की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से पत्नी चाहे तो विवाह विच्छेद कर सकती है। इसके लिए भी उसे पंचायत से इजाजत लेना जरूरी होगा। और यहां पर एक बात ये जरूरी है कि पति किस तरीके का गलत बर्ताव करता है या ऐसे क्या हालात है कि उस विवाह में रहना मुश्किल हुआ जा रहा है, पॉसिबल नहीं है, ये चीजें स्त्री को, पत्नी को पंचायत के सामने साबित करना होगा। पंचायत के सामने साबित हो जाता है, पंचायत इजाजत देती है, तो वहां पर विवाह विच्छेद हो सकता है। इसी तरह पुरुष भी चाहे तो विवाह विच्छेद के लिए, पत्नी के गलत बर्ताव के लिए वो भी कर सकता है वहां पर, उसको भी लेकिन वहां पर साबित करना होगा पंचायत में कि इसके इस गलत बर्ताव की वजह से इस विवाह में रहना संभव नहीं है। दोनों के लिए नियम यहां पर बराबर है। विवाह विच्छेद हो जाने के बाद, यानी कि तलाक हो जाने के बाद, अगर स्त्री या पुरुष फिर से विवाह करने चाहते हैं तो भी उन्हें पंचायत से फिर से इजाजत लेनी होगी, ताकि नैतिकता बनी रहे, गलत वजहों को लेकर इस चीज को बढ़ावा ना मिले, इस बात का भी ख्याल रखा गया। एक तरीके का नियंत्रण है, नैतिक जो नियम है, नैतिक मूल्य आगे बढ़े, उसको लेकर पंचायत से इजाजत लेनी होगी। और पंचायत के सामने इस बात की प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी कि वो दोबारा जिससे भी संबंध बनाएंगे वहां पर विवाह विच्छेद की नौबत नहीं आने देंगे, अच्छे से रहेंगे साथ में। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब उन पर पूर्व विवाह के विच्छेद में दंड लगा हो और उसकी अदायगी की गई हो तब। मतलब पहले विवाह में अगर उन्होंने तलाक ले लिया है, पंचायत ने दंड लगाया है, वो दंड दे दिया, उसके बाद पंचायत से इजाजत लेकर, प्रतिज्ञा लेकर कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, अच्छे से सोच विचार कर आपस में, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए मिलकर रहेंगे, किसी तरह की इस तरह की परेशानी ना आएगी, गलत बर्ताव वाली जिस बात से वो तलाक ले रहे हैं दोबारा वैसी नौबत ना आए, इस बात की प्रतिज्ञा और शपथ लेनी पड़ती है, तब उनको इजाजत होती है। इसके अलावा एक और नियम है, अगर विवाह विच्छेद हो रहा है और उस समय स्त्री अगर गर्भवती है तो उस बच्चे पर पिता का अधिकार होता है। हालांकि बच्चा क्योंकि छोटा है, दूध पी रहा होता है, तो 3 साल तक वो अपनी माँ के पास रहता है, लेकिन 3 साल के बाद पिता पर उसका अधिकार होता है, पिता उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पिता के पास माँ बच्चे को नहीं भेजती है तो अपने पिता की कुल की संपत्ति से वंचित हो जाता है। और ठीक इसके उलट, अगर बच्चा 3 साल का हो गया और पिता अगर लेने नहीं आए बच्चे को, तब पंचायत उनको दंड लगाकर बच्चे को स्वीकार करने के लिए बोल सकती है। पंचायत के फैसले को ना मानने पर उस युवक को, उस पिता को, उस पति को पंचायत से दंड मिलता है, साथ ही साथ गौंड समाज से बाहर कर दिया जाता है, और उसका बच्चा उसके बाद भी अपने कुल का उत्तराधिकारी वही कहा जाएगा। ऐसे किसी भी मामले में, जो मैंने आपको अलग अलग मामले बताए, पंचायत की राय के खिलाफ जाने वाला सामुदायिक अपराधी होता है और दोगुना दंड का पात्र होता है। दंड नहीं देने पर उसे समाज से बाहर किया जा सकता है। ये हो गई सबसे पहले विवाह की बात। एक से ज्यादा विवाह किस हालात में हो सकता है? तलाक की भी जो हमने आपको सिचुएशन बता दी, एक अगर चारित्रिक दोष हो तो, दूसरा गलत बर्ताव हो पति की तरफ से, पत्नी की तरफ से, या पत्नी अगर बहुत बीमार हो, का घर के काम घर संभालने में सक्षम ना हो, तो ये 2-3 हालात यहाँ पर हो सकता है। उसमें किस तरह के नियम कायदे हैं, ये तो रस्म रिवाजें हैं, उसके जो नियम कायदे हैं वो देखिए, बड़ा उसमें नैतिकता का, बड़ा नियंत्रण का, समाज में जो है स्वच्छंदता ना आए, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा बात आती है भरण पोषण की। गौंड समाज में जो नियम है, जो रिवाज चला आ रहा है, उसके मुताबिक पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण ताउम्र करना होता है। पति के देहांत के बाद भी पत्नी को कुल संपत्ति का जिंदगी भर उपभोग का, उपयोग का अधिकार होता है। वो संपत्ति बेच नहीं सकती, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा पत्नी अगर पति को छोड़कर किसी और के साथ संबंध बनाती है तो ये सारे अधिकार उसके खत्म हो जाते हैं। तो ये भरण पोषण का नियम है। इसके अलावा संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होता है? संपत्ति के बंटवारे में गौंड समाज में जो नियम है कि पिता की संपत्ति पुत्रों को ही मिलती है, पुत्रों को अधिकार होता है। कन्या को यहां पर अधिकार इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि गौंड समाज में जिस तरह की रीत है, जिस तरह की रस्म है कि कन्या का विवाह दूसरे कुल में हो जाता है, उस दूसरे कुल की वो कुल वधू बन जाती है, वहां की संपत्ति की वो अधिकारी हो जाती है उपयोग करने की, इसलिए यहां पर ये तर्क दिया गया है कि इस वजह से संपत्ति का जो अधिकार है सिर्फ पुत्रों को मिलता है। और यदि मृतक की, मतलब कोई इंसान है, उसका कोई पुत्र नहीं है, उसकी एकमात्र पुत्री ही है, संतान है, और तो वो उसमें वो जिंदगी भर पुत्री जो है उस संपत्ति का उपयोग कर सकती है, लेकिन यहां भी वो उसको बेच नहीं सकती क्योंकि उसके नाम वो संपत्ति नहीं हो सकती। वो जब विवाह होकर दूसरे कुल में जाएगी तो वहां की संपत्ति का उपयोग कर सकेगी, और यहाँ की जो संपत्ति है वो परिवार के जो पुरुष लोग हैं, जो उसके
मतलब पुत्री के जाने के बाद जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो उसका उन संपत्ति पर हक होता है। वो स्त्री जो वो कन्या बेटी है, जो वो किसी और घर में जाके वहां की संपत्ति को उपयोग के अधिकारी हो जाती है, उसकी संतान, उसका जो बच्चा है, उसका भी यहाँ पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। मतलब इस एक कुल की अगर एक परिवार की संपत्ति है तो उस पर बच्चों का अधिकार होगा, खास तौर पर पुत्रों का अधिकार होगा, पुत्री या कन्या का अधिकार नहीं है। वो दूसरे घर ब्याह करके चले जाती है, वहां की कुलवधु बन जाती है, वो वहां के संपत्ति के अधिकारी बन जाती है, इसलिए यहाँ के सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा एक और नियम है, अगर मृत महिला हो, अगर कोई महिला हो, माफ कीजिएगा महिला हो, उसकी खुद की अर्जित की गई संपत्ति हो, उसका अगर निधन हो जाए तो उसके बाद पहला उत्तराधिकारी उसका पुत्र होगा, दूसरा उत्तराधिकारी उसकी पुत्री होगी और तीसरा पति होगा। तो जो संपत्ति खुद महिला अगर अर्जित करती है तो उस मामले में ये थोड़ा अलग नियम है। पहला उत्तराधिकारी पुत्र, यहां पर दूसरी पुत्री को भी माना गया है, तीसरा पति को माना गया है। अब ऋण, उधार, कर्ज अगर ये लिया हो, इसको लेकर जो गौंड समाज में नियम है कि अगर किसी के पिता पर कोई ऋण हो, असमय उनका निधन हो जाए, तो उसके ऋण का दायित्व संपत्ति के उत्तराधिकारी जो पुरुष हैं उन्हीं पर आता है। अगर बच्चे हैं उत्तराधिकारी, अगर मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं, 3 पुत्र हैं, वो तीनों संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, तो ऋण का दायित्व, कर्ज चुकाने का दायित्व भी उन्हीं तीनों बच्चों पर बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, इसको लेकर भी नियम है। कोई गोंड समाज को, आदिवासी समाज को, गोंडी पुनेम को छोड़कर धर्म परिवर्तन करके किसी और धर्म में चला जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ बन जाता है, तो ऐसे में उसका पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। उस इंसान का जीते जी समुदाय के लोग मरती जीती, एक नाम चलता है, मरती जीती खा लेते हैं, यानी उसका मृत्यु संस्कार कर देते हैं जीते जी। गोंड समाज से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, पूरी तरीके से ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। यहाँ परिवार के कुल का, गोत्र का नाम वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, पैतृक संपत्ति पर उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो इसको लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ी सख्ती है अगर कोई धर्म परिवर्तन कर ले तो। इसके बाद यदि वो इंसान बाद में उसको जाके रियलाइज होता है कि नहीं मुझे वापस आना, एहसास होता है वो वापस आना चाहे, तो उसको दंड मिलता है। जरूरी रस्मों के बाद ऐसे व्यक्ति को पंचायत को दंड देना होता है, अपने कुल देवताओं को भी दंड देना होता है, जो कि भूमिका तय करते हैं। इसके बाद वो वापस समाज में शामिल हो सकता है। इसके अलावा एक और जो गोंडी समाज में नियम है, अगर किसी अन्य समाज या धर्म का व्यक्ति गोंडी पुनेम में शामिल होना चाहता है, तो गोंड समाज की जो पंचायत है उसमें गोंडी पुनेम जो मुठवा, जो गुरु होते हैं, भूमिका होते हैं, उनके माध्यम से संस्कार कराने की व्यवस्था कर सकती है। उसे गोंड समाज के किसी एक सगा और गोत्र को स्वीकार करना होता है। परसापेन, बड़ा देव, जो प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति है, उसको मानने की प्रतिज्ञा करनी होती है। ऐसे कोई इंसान शामिल हो सकता है। इसके अलावा एक और संरक्षण के जो नियम है, संरक्षण के नियम में इसमें 3 क्लॉज दिए गए हैं, तन, धन और विवाह। अगर कोई बच्चा असमय जिसके पिता का निधन हो जाए, वो दूध पी रहा हो, तो माँ के संरक्षण में रहेगा। अगर माँ भी नहीं है तो उसके बाद पिता या दादा के संरक्षण में रहेगा। उन दोनों के न होने पर चाचा या परिवार के अन्य पुरुष के संरक्षण में रहेंगे, यानी कि वो उसके संरक्षक होंगे, लीगल गार्जियन जो कहते हैं वो होंगे। अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उस दिशा में माँ का संरक्षण, माँ के संरक्षण के बाद उसके पिता का, दादा के संरक्षण में, पिता नहीं होने पर या माँ भी नहीं है तो चाचा या जो अन्य पुरुष लोग हैं उनका उस पर लीगल संरक्षक होते हैं, जब तक कि वो 18 साल की उम्र पार नहीं कर लेता, बालिग नहीं हो जाता। धन, अगर ऐसा कोई है कि जिनका निधन हो गया है, उनकी संपत्ति है, बच्चे छोटे हैं, बालिग नहीं है, तब तक संपत्ति की सुरक्षा दादा, दादी, चाची, साथ में माँ भी होती है, वो करते। अगर किसी के पिता ना रहे तो वो संरक्षण उनका उनके हाथ में रहता है। विवाह, अगर कोई बच्चा जिसके पिता का निधन हो गया है तो उसके विवाह का जो संरक्षक है, जो विवाह के सारे दायित्व हैं, जो संस्कार हैं, वो निर्वाह करते हैं दादा, दादी, चाचा, इन लोग निर्वाह करते हैं। माँ की राय के बाद इसमें रिश्ता तय होता है। इसके अलावा दत्तक ग्रहण को लेकर, गोद लेने को लेकर भी इसमें एक अलग नियम है। जैसे हिंदुओं में अलग दत्तकता अधिनियम है, उससे अलग यहाँ पर जो इनके रस्म रिवाज हैं ये इनके अलग है और यही लागू होते हैं। हिंदू दत्तकता अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। तो आदिवासी समाज में दत्तकता को लेकर यह है कि अगर कोई संतान विहीन संपत्ति है, वो अपने पैतृक परिवार में किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, उनकी मर्जी से, उनकी मंजूरी के बाद। अगर परिवार में कोई बच्चा ना हो तो किसी भी सेम गोत्र में, अगर वो मान के चलिए सम सागादेव वाले हैं और उनका जो गोत्र है उसी गोत्र में, पंचायत के सामने किसी के बच्चे को उनकी मंजूरी लेकर गोद ले सकते हैं। बार बार आपने देखा होगा पंचायतों का जिक्र आता है। तो गोंड समाज में जो पंचायतें हैं, जो एक सबसे जो नीचे लेवल की पंचायत होती है, लोअर पंचायत जिसको हम कह सकते हैं, वो एक गांव की पंचायत होती है। उसमें गांव के बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। वो गांव के लोगों के सामाजिक, पुनेमी यानी गोंडी धर्म संबंधी और संपत्ति के मामलों पर विचार करते हैं और दोनों पक्षों की रजामंदी से फैसला करते हैं। इसके ऊपर आती है मुंडेदार पंचायत। ये 12 गांव की पंचायत होती है, मतलब इसमें 12 गांव के अलग अलग प्रतिनिधि संयुक्त रूप से शामिल होते हैं। कोई अगर गांव की पंचायत में मसला अगर नहीं सुलझ पा रहा है तो वो इसे ऊपर की पंचायत में रेफर कर देते हैं।
मुंडेदार पंचायत में। मुंडेदार पंचायत फिर जो फैसला लेती है वो मानना ही होता है। इसके अलावा गढ़ा पंचायत होती थी पहले 40 गांव की, जो आजकल प्रचलन में नहीं है। तो ये जो पंचायत है इनका बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि इसमें सम और विषम जो गोत्र संख्या है उसको लेकर बड़ा बहुत ज्यादा मतलब अनिवार्यता है, ये जो है नियम माना जाता है, इनको मानना ही मानना है। ये सारे नियम है इसमें विवाह तलाक को लेकर। इसके अलावा जो प्रतीक चिन्ह है, एक और जो कुछ नियम 2-3 और आपको बताते हुए चलता हूं, बस आखिरी आखिरी 1-2 मिनट का वीडियो बचा है। गोंड समाज में जो 750 गोत्र हैं उनमें एक पशु, एक पक्षी और एक वनस्पति हर गोत्रधारी का होता है जिसकी उसे पूजा करनी होती है। वो उसका उपभोग नहीं कर सकता, उसकी रक्षा करनी होती है। दूसरे जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ हैं, उनको तोड़कर उनका उपभोग कर सकता है। ये भी एक बड़ा नियम है। इसमें अगर कोई अपने जो उनके कुल देवी, जो कुल पूजनीय, जो उनके कुल के जो पशु पक्षी हैं, अगर कोई उसका उपभोग करता है तो वो सामाजिक दंड का, पंचायत के दंड का पात्र होता है। इसी तरीके से कोई अगर रोकता है कि किसी के अगर कुल गोत्र में कोई पशु पक्षी वनस्पति उसको छोड़कर अगर वो किसी और का उपभोग करता है, उसको अगर ऐसा रोकते हैं तो ये भी इसमें एक पंचायती दंड का पात्र होता है, ये भी सामाजिक अपराध है। इसके अलावा गोंड समाज में 750 के अंक को बड़ा पवित्र माना जाता है क्योंकि इनके गोत्रों की संख्या है। जो पूरा गोंड समाज है वो इन्हीं 750 गोत्रों में समाया हुआ है, इसलिए 750 का अंक आप देखेंगे गोंड समाज के लोग अपने नाम के आगे अपने गाड़ियों में लिखवाते हैं, तमाम जगह लिखवाते हैं। तो एक पवित्र अंक माना जाता है। इस अंक का अनादर करना भी वहां का सामुदायिक अपराध है और पंचायत के दंड का वो इंसान पात्र होता है जो इस तरह का अपराध होता है। ये वो रस्म है, ये वो रिवाज हैं, ये वो परंपराएं हैं जो गोंड समाज में बरसों से चली आ रही हैं। बुजुर्गों से ट्रांसफर होते होते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, और आज भी ये आप देखेंगे इसका प्रचलन। खास तौर पर अगर अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें जब मैट्रिमोनियल जो वैवाहिकी आता है उसमें मैं अक्सर पढ़ता हूं कि अगर गोंड समाज के रिश्ते के लिए लिखा होता है तो उसमें जरूर देवों का जिक्र होता है कि ये 5 देव, 6 देव, 7 देव। तो ये बरसों से मान रहे हैं तमाम नियम, इसी को लेकर अभी भी चले आ रहे हैं। कोई विवाद की स्थिति नहीं होती, पंचायत का निर्णय आखिरी होता है और लोग उसको मानते हैं। जिन्होंने गलत किया है वो निर्णय मानते भी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आगे कोशिश करेंगे कि जो दूसरी जनजातियां हैं उनके बारे में, उनकी क्या रस्म है, उनकी क्या परंपराएं हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेकर वीडियो बताकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।